वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। और के ड्रामा सीरीज फैन, आइए देखते हैं गुड जॉब सीरीज का पार्ट 3। अगर इस सीरीज के पिछले पार्ट्स आपने चैनल पर नहीं देखे तो प्लीज उनको जाकर पहले देखिए, फिर इस वीडियो की कहानी का एंजॉय कीजिए। सारे पार्ट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि डॉन को शक था कि मॉडल मिडा का कत्ल नहीं हुआ है बल्कि वो जिंदा है, और उसका शक बिल्कुल सही निकला। और जब वो उस नर्स की कार का पीछा करने लगे तो उन्हें पता चला कि मिडा जिंदा है। दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर्स भी कातिल के पीछे पड़े हुए हैं और पूछताछ के दौरान वो पता लगा लेते हैं कि कातिल कहाँ पर है। यहाँ मिडा डॉन, सेरा और फ्रेड को उस घर में लेकर जाती है जहाँ मिडा फिलहाल छुप के रह रही है। अब सेरा पूछती कि तुमने अपने कत्ल का ये ड्रामा क्यों किया बताओ, और तुम्हें इस बच्चे से इतना लगाव क्यों है। तभी डॉन कहता है कि ये इसी का बेटा होगा, वरना ये इसकी इतनी केयर क्यों करती। तब मिडा भी कहती है कि हाँ ये मेरा बेटा है। और यहाँ दोस्तों फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मिडा उस हॉस्पिटल में वॉलंटरी सर्विस कर रही थी और तब उसने इस लड़के को देखा था। बोर्ड पर उसका नाम लिखा था, जिसे पढ़कर मिडा के अंदर कोई फीलिंग्स जागने लगी, क्योंकि उसने सोच रखा था कि जब उसका बच्चा होगा तो वो उसे यही नाम देगी। तब ये नर्स वहां पर आई, जिसको देखकर मिडा को याद आया कि 7 साल पहले जब मिडा प्रेग्नेंट थी तो इसी नर्स ने उसका चेकअप किया था। मिडा का वैसे एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन मिडा ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। पर उसके बाद पता चला कि बॉयफ्रेंड की वजह से मिडा प्रेग्नेंट हो गई है। जब वो नर्स से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है, तो नर्स ने उसे बताया था कि 7 साल पहले जब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे पैसे दिए और तुमसे झूठ बोलने को कहा कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। मैंने भी पैसों के लालच में तुमसे झूठ बोला। और दोस्तों फिर मिडा के बॉयफ्रेंड ने उस बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। जब आश्रम वालों ने बच्चे का नाम पूछा तो बॉयफ्रेंड ने वही नाम बताया जो मिडा अपने बेटे को देना चाहती थी। ये जानकर मिडा बहुत ही इमोशनल हुई जब उसे ये बात पता चली, और तब उसने फैसला किया कि वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाएगी। लेकिन उस बच्चे को किसी ने गोद ले लिया था। गोद लेने वाला कोई और नहीं, वही आदमी था जिसे ये लोग मिडा का कातिल समझ रहे हैं। और वो आदमी तो इस बच्चे को बहुत मारता भी था और उसके इलाज का सारा फंड वो खुद ऐंठ लेता था। तब मिडा ने फैसला किया कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेगी जिसने उसे इस कदर धोखा दिया। वो तुरंत बॉयफ्रेंड के घर गई और वहां उसने वो नेकलेस देखा, और मिडा जानती थी कि ये बहुत ही स्पेशल नेकलेस है जिसे क्वीन ऑफिसर टीयर्स कहा जाता है। तो मिडा ने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए वो नेकलेस चुरा लिया। लेकिन उस नेकलेस के आने के बाद मिडा की लाइफ में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने लगे जिनमें वो बाल बाल बच जाती थी। यहाँ तक कि एक बार तो उसके घर में तोड़ फोड़ मची थी, तो दूसरी बार काम के दौरान उसके सर पे एक भारी चीज गिरने वाली थी। मिडा को एक अननोन नंबर से मैसेज आया कि वो नेकलेस लौटा दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। और फिर मिडा को अपने बॉयफ्रेंड पर शक हुआ, क्योंकि वो उसके घर से ही ये नेकलेस चुरा कर लेकर आई थी। एक बार तो मिडा ने वो नेकलेस अपने बॉयफ्रेंड को वापस करने की सोच भी ली थी, लेकिन वो नेकलेस मिडा के घर से भी गायब हो गया था। मिडा तो अपने बेटे को लेकर यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती थी जहाँ वो आराम से चैन की लाइफ जी पाए। और तो और उसके बेटे को जिस आदमी ने गोद लिया था वो आदमी बच्चे को बहुत टॉर्चर करता था, और मिडा तो उससे भी बदला लेना चाहती थी। इसीलिए मिडा ने उस आदमी की कार चुराई और उसमें उसकी चीजें रखकर मिडा अपने घर आ गई। उसके बाद उसने अपने घर में ऐसी सेटिंग की जैसे कि उसका कत्ल हुआ हो। फिर उस आदमी की तरह ड्रेस पहनकर वो वहां से बच निकली, और जैसा वो चाहती थी पुलिस को भी उस आदमी पर शक हुआ। और जहां से पुलिस ऑफिसर्स ने उस आदमी को पकड़ा वहां पर मिडा ने ही उसे बांध के रखा हुआ था ताकि वो कहीं बच के ना निकल पाए। इस तरह दोस्तों मिडा ने अपने बेटे की खातिर एकदम पक्का प्लान बनाकर उसे बखूबी एग्जीक्यूट किया था। अब डॉन कहता है कि चलो जो तुमने बताया उसके लिए वाओ, पर मुझे तुम्हारी कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस ये जानना है कि वो नेकलेस कहाँ है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है ये बताओ। पर मिडा उसे कुछ नहीं बताना चाहती और कहती है कि मेरे बेटे को दिल की बीमारी है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए मुझे फ्लाइट से कहीं और जाना है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंची तो मुसीबत हो जाएगी। प्लीज इस वक्त मुझे जाने दो। जब मेरे बेटे का ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। ये कहते कहते वो रोने भी लगती है। तभी दोस्तों वो बच्चा कहता है कि आप मेरी आंटी को रुला क्यों रहे हो, वो बहुत अच्छी है। वो बेचारा बहुत ही परेशान दिखता है, लेकिन डॉन तो जिद पकड़ लेता है कि जब तक तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताओगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सेरा से मिडा का दर्द देखा नहीं जाता और वो डॉन को दूसरे कमरे में ले जाकर कहती है कि छोड़ दो उसको यार, अगर वो अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताएगी तो शायद उसे कोई खतरा होगा, इसीलिए वो बेचारी नहीं बताना चाहती। बच्चे का इलाज हो जाने दो, फिर मिडा हमें बता देगी। पर डॉन कहता है कि वो मेरी माँ का नेकलेस था और मेरी माँ का कत्ल करके कोई उसको चुरा कर लेकर गया था। मुझे उस कातिल का भी तो पता लगाना है। और तो और मिडा एक मॉडल और एक एक्टर भी है, वो झूठ को भी आराम से सच में बदल सकती है। ये उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, तुम नहीं समझोगी। ये कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर जाता है तो ना वहां पर मिडा होती है और ना ही उसका बच्चा और ना नट्स। वो फ्रेड को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बच निकले थे। अब डॉन सेरा को घूरता है कि तुम्हारी वजह से ये हो गया और तुम इन पर रहम खाकर मुझे एडवाइस देने लगी थी है? दूसरी ओर मिडा और नट्स को दिखाते हैं जो तेजी से एयरपोर्ट की ओर जा रही है। इसी बीच बच्चे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इन्हें रास्ते में किसी हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ जाएगा, उसकी हालत को चेक करना पड़ेगा पहले। 1 घंटे के बाद फ्रेड को होश आता है
तो डॉन उससे कहता है कि तुम जल्दी से उनकी कार को ट्रैक करो। सेरा चौंक जाती है, क्या तुम लोगों ने उस कार में ट्रैकिंग डिवाइस सेट किया हुआ है क्या? वो कहते हैं वो तो हम कब का कर चुके थे, अब तो बस ट्रैक करने की देरी है। ये कहकर फ्रेड उसको ट्रैक करता है तो पता चल जाता है कि वो रास्ते में हॉस्पिटल में रुके हैं। फिर क्या था दोस्तों, तीनों निकल पड़ते हैं हॉस्पिटल में। मिडा चौंक जाती है कि इन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर रुके हैं। डॉन कहता है कि देखो आराम से, अब भागने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम मुझे एक एक करके सारी डिटेल्स बता दो बस। और वैसे भी तुम एयरपोर्ट टाइम पे नहीं पहुंच पाओगी और ना ही इस बच्चे का ऑपरेशन होगा। मिडा रोने लगती है कि अगर वक्त पे इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। और तब एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। ये असल में डॉन का हेलीकॉप्टर है। वो कहता है कि इससे पहले मैं अपना इरादा बदल लूं, तुम मेरे हेलीकॉप्टर में एयरपोर्ट पहुंच जाओ। अगर तुम कार में जाओगी तो एयरपोर्ट पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे और तुम अपनी फ्लाइट मिस कर दोगी। पर एक बात याद रखना, जब तुम लौटोगी तो मुझे उस नेकलेस और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सारी डिटेल्स दे देना। वो भी निकल जाती है, लेकिन उसका बेटा डॉन से कहता है कि आपकी मदद के लिए बहुत बहुत थैंक्स अंकल। डॉन भी चिढ़ जाता है कि अबे मैं अंकल दिखता हूँ क्या तुम्हें? इस पर सिर और फ्रेड हंस पड़ते हैं। तब मिडा वापस आकर डॉन को एक नाम बताकर चली जाती है। लगता है अगर वो डॉन को कुछ ज्यादा बताएगी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो ज्यादा कुछ तो नहीं बताती। पर अब उसने डॉन को एक नाम बताया है। उनके जाने के बाद डॉन सेरा को एक पेंटिंग देता है जो उस बच्चे ने बनाई थी। वो कहता है कि इसे तुम अपने उस पुलिस ऑफिसर फ्रेंड को दे देना जरा। और दोस्तों वहाँ पुलिस ऑफिसर उस सस्पेंडेड कातिल से पूछताछ कर रहा होता है कि तुमने जिस बच्चे को गोद लिया था वो कहाँ पर है और तुमने मिडा का कत्ल क्यों किया? पर वो तो अकड़ कर कहता है कि आपके पास क्या एविडेंस है कि मैंने उसका कत्ल किया था, बताओ। पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारी वाइफ भी गायब है, उसे तुमने कहाँ छुपा के रखा हुआ है, चुपचाप बता दो। पर वो कहता है कि आप मुझे बेकार की धमकियां मत दीजिए ऑफिसर, अगर कोई एविडेंस है तो दिखाइए। और तब ऑफिसर की जूनियर आकर उसके कान में कुछ कहती है और उसे मिडा के बेटे की बनाई हुई पेंटिंग देती है। ये लोग उस ड्राइंग के आधार पर तलाशी शुरू करते हैं उस बच्चे की पेंटिंग से। दोस्तों इनको पता चल जाता है कि घर के आगे जमीन पर कुछ दफनाया गया है। ये लोग वहाँ खोदते हैं तो वहाँ उस आदमी की वाइफ की बॉडी मिलती है। ओहो, ये क्या चक्कर है, मतलब उसने अपनी वाइफ का कत्ल करके उसको यहाँ दफना दिया था। डॉन और उसके साथी वापस घर जा रहे होते हैं तो फ्रेड पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मिडा मरी नहीं जिंदा है? ओह वेरी सिंपल। डॉन बताता है कि उस दिन जब मैं उसके घर में घुसा था तो हर तरफ खून ही खून था, पर उसको देखकर मुझे पता चल गया था कि किसी ने खून को जानबूझकर हर जगह डाला है। और अब तो पता चल चुका है कि वो सब कुछ मिडा ने किया है। लेकिन उसका एक अवार्ड था जो घर में भूल कर वो चली गई थी, वो उसका सबसे पहला अवार्ड था, इसीलिए वो उसके लिए बहुत अहमियत रखता था। वो उसे लेने के लिए वापस आई थी और तब फंस गई। इस तरह मैंने उसकी पूरी चाल केस कर ली थी। फिर तीनों घर आ जाते हैं। डॉन सेरा से कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, हमें तुम्हारी मदद की अब कोई जरूरत नहीं है, और हाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। वो भी कहती नहीं बताऊंगी, ये कहकर वो चली जाती है। अब फ्रेड देखता है कि वो अपना ड्रेस गाड़ी में छोड़कर चली गई। वहाँ सेरा बहुत ही गिल्टी फील करती है क्योंकि डॉन तो अपनी माँ के नेकलेस के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन सेरा ने न जाने उसे क्या क्या कह दिया। सेरा को लगा कि वो पैसे वाला है और अपना रौब दिखा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। अब उसे डॉन पर गुस्सा नहीं आता, पर तभी उसको याद आता है कि उसने डॉन के लिए इतना काम किया और उसके बदले में उसे जो ड्रेस मिलना चाहिए था वो गाड़ी में भूल आई है। वो नीचे जाती है तो गाड़ी बंद होती है, तो वो गाड़ी की चाबी मांगने के लिए फ्रेड के घर पर जाती है, पर वहाँ पर कोई होता ही नहीं। लेकिन सेरा उस सीक्रेट दरवाजे वाले कमरे को देखती है जिसके जरिए डॉन के ऑफिस पहुंचा जा सकता है। सेरा उसमें एंटर कर जाती है तो वहाँ पे दोस्तों ढेर सारे बुक्स रखे होते हैं। सेरा बिल्कुल हैरान रह जाती है कि बड़ी अजीब जगह लग रही है। वैसे मूवीज में इस तरह रखे बुक्स को जब कोई हटाता है तो कहीं कोई सीक्रेट डोर खुलता है। ये सारी बातें सोचकर सेरा एक एक करके हर बुक को हटाकर देखती है, और दोस्तों एक बुक को हटाते हुए सच में सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। वो तो बौखला जाती है, लेकिन बड़ी उतावली भी होती है कि जगह कैसी है ये। वो लिफ्ट में चढ़कर नीचे जाती है तो वहाँ एक सीक्रेट अड्डा होता है, मतलब ये दोनों शातिर बहुत प्लानिंग के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। यही सोचकर सेरा बहुत आगे बढ़ जाती है। वहाँ डॉन की फैमिली फोटोज होती हैं। दूसरी ओर डॉन वर्कआउट कर रहा होता है और फिर बाहर निकलता है तो वहाँ पर सेरा का वो ड्रेस पड़ा होता है जो उसने गाड़ी में छोड़ दिया था। एक्चुअली फ्रेड उसे उठाकर यहाँ पर लेकर आया था। अब उसकी आहट सुनकर सेरा सीढ़ियों के नीचे छुप जाती है। डॉन भी सेरा को दिया हुआ वो ड्रेस निकाल कर कहता है कि इस ड्रेस में क्या कमी थी जो वो इसको लौटाना चाहती थी, मैं जरा खुद पहन कर देखता हूँ। ये कहकर वो उसको पहनने लग जाता है, लेकिन दोस्तों तभी उसकी नजर पड़ती है सेरा पर जो डॉन को देख रही थी, और यहाँ डॉन को बहुत शर्म आ जाती है कि इसने मुझे इस तरह देख लिया। सेरा कहती है तुम इतने टेंस्ड क्यों होते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, कोई बात नहीं। पर डॉन गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि तुम पहले ये बताओ यहाँ आई कैसे। इतने में फ्रेड अंदर आ जाता है और कहता है कि यार बिना शर्ट की लड़की के सामने खड़ा है तू, शर्म नहीं आती? ये ले मेरा कोट पहन ले। सेरा कहती मुझे नहीं पता था कि अंडरग्राउंड में तुम्हारा इतना बड़ा अड्डा है, मैं तो बस अपना ड्रेस लेने के लिए वापस आई थी, पर तुम लोग फिक्र मत करना, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। ये कहकर वो अपना ड्रेस लेकर चली जाती है। अब फ्रेड उसको कहता है कि यार तू इस लड़की को यहाँ लेकर क्यों आया? डॉन भी चिढ़ जाता है कि मैंने उसको नहीं बुलाया था, तू तो खुद उसे हमारी टीम में शामिल करना चाहता था ना, याद है? बड़ा मुझसे सवाल करने वाला। यहाँ दोस्तों किम
सेरा से पूछती है क्या उन्होंने ये ड्रेस तुम्हें दे दिया है या तुम चुरा कर लेकर आई हो। लेकिन अब सेरा तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती, तो वो कहती है हाँ मैंने उनके काम में मदद की और उसके बदले मुझे ये ड्रेस मिल गया, मैं कल ही इसको बेचने वाली हूँ, इससे हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अब यहाँ दिखाते हैं फ्रेड को, वो पूछता है कि मिडा ने जाने से पहले तुमसे कहा क्या था, वो नाम क्या बोला था। डॉन बताता है कि उसने कहा था कि तुम कैनेथ से सावधान रहना, और कैनेथ कोई और नहीं है, वही आदमी है जिसने उस क्लब में सेरा का हाथ पकड़ा था उसी समय जब वो मॉडल के भेस में वहां पर गई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो कैनेथ है ना, ये डॉन की कंपनी में काम करता है और वो डॉन की पोजीशन छीनकर खुद सीईओ बनना चाहता है। अब इन्हें समझ आ जाता है कि जरूर उसका भी इस नेकलेस के साथ कोई कनेक्शन है, और वहां तो सेरा को दोस्तों डॉन का ही ख्याल आता रहता है और वो सो नहीं पाती। डॉन ने जो उसकी ड्रेस पहनी और सेरा को देखकर वो कितना नर्वस हो गया था, ये सब उसको याद आ जाता है। सेरा ने वहां डॉन की माँ की जो फोटो देखी थी, उसे लगता है कि शायद उसने डॉन की माँ को कहीं देखा तो है, और तब उसे याद आता है कि जब मैं छोटी थी तो एक ऑर्फनेज में पल रही थी और तब डॉन की माँ वहां एक दिन आई थी, लेकिन अचानक किसी ने उनका कत्ल कर दिया था, ऐसा मुझे लगा उस समय। ये सारी चीजें जो उसने अभी देखी उसे बहुत ही धुंधले दृश्य में दिखता है, उसे वैसे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता। अगले दिन डॉन ऑफिस जाकर एक प्रोजेक्ट मैनेजर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगता है, लेकिन उस रिपोर्ट को देखकर डॉन पूछता है कि ये रिपोर्ट तुमने बनाई है या फिर किसी और ने। असल में मैनेजर उस रिपोर्ट की ज्यादा डिटेल्स नहीं जानता था, इसीलिए डॉन ये सवाल करता है। वो कहता है कि सर मेरी टीम ने इसको तैयार किया है, अगर टीम ने तैयार किया है तो तुम अपनी टीम को क्यों नहीं लेकर आए। और तब कैनेथ वहां पर आता है और अकड़कर कहता है कि ये प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, इसमें तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसे डॉन से चिढ़ है और ये किसी तरह डॉन को सीईओ की पोजीशन से हटाकर खुद सीईओ बनना चाहता है। डॉन उसके साथ यहाँ बहस तो नहीं करता और बाहर निकल जाता है, पर कैनेथ मैनेजर से कहता है कि तुम मेरे लिए काम करते हो, समझे, तुम्हें डॉन को जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी ये बातें डॉन का सेक्रेटरी सुन लेता है। तब डॉन वहां कर पूछता है कि क्या तुम्हें भी इनके रवैये में कुछ गलत लग रहा है। सेक्रेटरी भी चौंक कर मुड़ता है और कहता है कि हाँ सर, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। डॉन कहता है तुम्हारी तबीयत कैसी है। सेक्रेटरी तो डांस जैसा कुछ करते हुए कहता है कि सर मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, देखिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नाच भी सकता हूँ, वैसे आपकी तबीयत कैसी है। मुझे लगा मैंने आपको रिसेंटली हॉस्पिटल में देखा था। दोस्तों जब डॉन अपनी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में हॉस्पिटल गया था तो आपको याद होगा कि सेक्रेटरी ने उसको देख लिया था, लेकिन वो श्योर नहीं था कि ये वाकई में डॉन है या फिर नहीं। पर डॉन तो उसकी बात टालते हुए कहता है कि अरे काम वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, जाओ जाकर उसे खत्म करो। यहाँ से सीधे फ्रेड को दिखाते जो ऑफिस लौट रहा होता है। तब किम उसको एक बन देकर कहती है डरिए मत, इसमें मिल्क जरा भी नहीं है, इससे आपको कोई एलर्जी नहीं होगी। अचानक वो बड़ी खुश होकर कहती है अरे आप आ गए। फ्रेड भी चौंक जाता है कि इसको मुझे देखकर इतना प्यार क्यों आ रहा है, इतनी एक्साइटेड क्यों है ये मेरे लिए। लेकिन वो फ्रेड को साइड में हटाकर आगे भागती है जहां पुलिस ऑफिसर आया होता है। असल में किम को इस ऑफिसर पर थोड़ा क्रश है। ये जानकर फ्रेड उदास हो जाता है कि यार धोखा खा गया मैं। ओह ये मेरे लिए नहीं बल्कि इस ऑफिसर के लिए इतनी एक्साइटेड थी। असल में दोस्तों ये ऑफिसर भी उसी ऑर्फनेज में पला बड़ा था जहां सेरा पली बड़ी हुई थी। वो सेरा से मिलने आया था और पूछता है कि वो कहाँ पर है। किम कहती है वो तो ड्रेस बेचने गई है। पुलिस ऑफिसर चौंक जाता है कि क्या वो ड्रेस भी बेचने लग गई है अब। पर बड़ी मुश्किल से किम उस टॉपिक को चेंज करके कुछ और बात कर देती है और तब सेरा वहां पर आती है। बड़ी खुश लगती है, ड्रेस बेचकर पैसे जो मिल गए थे। लेकिन ऑफिसर को देखकर वो पैसे छुपाने की कोशिश करती है, पर ऑफिसर को तो पता चल जाता है। फिर वो अकेले में सेरा से उन पैसों के बारे में पूछता है तो वो कहती है मैं पार्ट टाइम ड्रेस बेचने का काम करती हूँ, उसी में ये पैसे मिले हैं मुझे। ऑफिसर कहता है कि देखो तुम बेवजह किसी मुसीबत में मत पड़ना, वैसे भी तुम्हारे सुपर पावर की वजह से तुम पर किसी को भी शक हो सकता है। दोस्तों ऑफिसर को शक है कि मिडा के कत्ल वाले केस में सेरा कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसीलिए वो पूछता है कि उस हॉस्पिटल में कभी तुम गई थी क्या। सेरा चौंक जाती है क्योंकि वो डॉन के साथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, पर यहाँ वो ऑफिसर से झूठ कहती है नहीं मैंने तो उस हॉस्पिटल का नाम तक नहीं सुना है, कहाँ पर है वैसे वो हॉस्पिटल। खैर वो छोड़ो, लेकिन तुम्हें याद है क्या बचपन में एक अमीर औरत ऑर्फनेज आई थी। दोस्तों यहाँ पर सेरा डॉन के माँ के बारे में जानना चाहती है, इसीलिए वो पूछ रही है, पर ऑफिसर कहता है मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। ये कहने के बाद वो चला जाता है, पर उसकी जूनियर पूछती है आप यहाँ पर आए क्यों थे। ऑफिसर कहता है कि मुझे शक था कि मेरे अलावा उस केस को कोई और भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इसीलिए अपना शक दूर करने के लिए मैं सेरा से मिलने गया था। दूसरी ओर सेरा की दोस्तों मुंह बोली बहन विनी फ्रेड के ऑफिस में आती है और कहती है सेरा ने कहा था बहुत ही काबिल लॉयर है, इसीलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। अब फ्रेड के तो एकदम से पर निकल आते हैं क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेरा उसकी तारीफ करेगी। वो बड़ा खुश होकर
विनी को कुर्सी पर बैठाता है। वो फ्रेड को कुछ बताती है, लेकिन फिलहाल ये दिखाया नहीं जाता कि उसने क्या कहा। बात करने के बाद फ्रेड विनी को नीचे तक छोड़ जाता है। किम सोचती है कि विनी यहाँ कर क्या रही थी। अब फ्रेड तो डॉन के आगे अपना डंका बजाने लग जाता है कि तुम्हें पता है सेरा ने मेरे बारे में क्या कहा। उसने कहा कि फ्रेड बहुत ही काबिल लॉयर है, उसने मेरी महानता लोगों के सामने बताई, इसलिए उसने मेरे पास एक क्लाइंट भी भेजी थी, पता है। डॉन कहता है कि यार देख, इतना उछल कूद अच्छा नहीं होता, समझे। कुछ दिन पहले उसने तुम्हें जोकर भी कहा था, याद नहीं है वो। और फिर दोनों नीचे अपने अड्डे पे आ जाते हैं। डॉन कहता है कि मुझे उस कैनेथ पर शक है यार, वो जरूर कुछ गलत कर रहा है। फ्रेड कहता है ठीक है, उसे भी इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, दिक्कत क्या है। और मुझे लगता है इस काम में भी हमको सेरा की मदद लेनी होगी, उसके पास तो सुपर पावर भी है। पर क्या है ना, डॉन दोबारा सेरा को अपने मामले में लेकर आना ही नहीं चाहता और कहता है कि चल सोच के बताऊंगा। पर वो सेरा को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें फिर हायर करना चाहता हूँ, एक और केस आ गया है। सेरा कहती है अच्छा, पर किसी महान सीईओ ने तो कहा था कि उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है, उसका क्या। अब डॉन भी गुस्से में कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, मेरे साथ काम नहीं करोगी क्या। सेरा कहती है अगर मैं मना कर दूं तो क्या तुम मान जाओगे। अब डॉन दुविधा में पड़ जाता है कि इसका मैं करूं क्या, जवाब क्या दूं। वो कहता है मुझे पता है तुम जरूर आओगी, इस केस में तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है मुझे, प्लीज। हाँ ये हुई ना बात, अब रास्ते पे आ गया ना मिस्टर सीईओ। ये कहकर सेरा हंसकर कॉल काट देती है। डॉन भी बड़बड़ाने लग जाता है कि कैसा टाइम आ गया है, मुझे इससे विनती करनी पड़ रही है। सेरा हंसी रोक नहीं पाती और किम से कहती है कि मुझे फिर काम आ गया यार। अगले दिन डॉन ऑफिस में वेट कर रहा होता है, लेकिन सेरा अभी तक आई नहीं। वो फ्रेड से कहता है कि ये लड़की ना बड़ी गैर जिम्मेदार है, पहले दिन लेट आने वाली है। फ्रेड कहता है मैं कॉल करता हूँ उसको, रुको जरा। डॉन कहता है तुम रुको, मैं खुद कॉल करता हूँ उसको। फिर दोस्तों एक ही रिंग में सेरा उसका कॉल काट देती है कॉल। भाई डॉन का तो ईगो तहस नहस हो जाता है कि इसकी इतनी हिम्मत, मेरा कॉल काट रही है। लेकिन तब वो सीसीटीवी पर देखते हैं कि सेरा टेंशन में कहीं भाग रही है। वो तुरंत नीचे आकर किम से पूछते हैं तो वो बताती है उसको एक कॉल आया था और वो जल्दी जल्दी निकल गई, पता नहीं किसका कॉल था। कहकर वो खुद भी सेरा को कॉल करती है, पर सेरा उसकी भी कॉल काट देती है। अब किम कहती है कि वो जरूर उसकी मुंह बोली बहन विनी के सिलसिले में गई होगी, आप उसके ऑर्फनेज में जाकर पूछताछ करेंगे तो शायद कुछ पता चल जाएगा। दोनों तुरंत ऑर्फनेज जाते हैं, पर उन्हें बताया जाता है कि सेरा वहां पर नहीं आई। लेकिन वहां की फोटोज देखकर डॉन समझ जाता है कि सेरा और वो पुलिस ऑफिसर यहाँ पले बड़े हुए थे। फिर वो वार्डन की परमिशन लेकर विनी का कमरा चेक करने लगते हैं, तो वहां पर कुछ टैबलेट्स मिलती हैं। असल में विनी की बेस्ट फ्रेंड और रूममेट शियोमी शायद इन टैबलेट्स को यूज करती थी। डॉन को शक होता है कि ये असल में नशीले पदार्थ हो सकते हैं। पर सेरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर गई होती है जहां से उसे कॉल आया था मतलब, लेकिन वहां बताते हैं कि विनी अभी कुछ एडवांस पैसे लेकर यहाँ से निकली है। सेरा चौंक जाती है और बाहर जाकर देखती है तो विनी कुछ ही दूर पर होती है। ओह, तब उसे तसल्ली होती है कि विनी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन तब एक गैंग उसे अपनी गाड़ी में जबरदस्ती उठाकर लेकर जाते हैं। सेरा तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन वो नॉट रीचेबल आता है। और तब वहां पर डॉन आ जाता है और सेरा उन्हें बताती है कि विनी को कोई किडनैप करके लेकर चला गया है। अब मामला जोर पकड़ने लग जाता है और वो उस गाड़ी को करते हैं चेज। वो गाड़ी एक बिल्डिंग के पास रुकती है। सेरा नीचे उतर जाती है और कहती है मैं अभी अंदर जाकर देखती हूँ क्या सीन है। पर डॉन उसको रोककर कहता है कि सुनो, तुम आराम से अंदर जाओगी और वो विनी को छोड़ देंगे, ऐसा लगता है क्या तुम्हें? तुम्हारे पास कोई प्लान भी है क्या? अंदर न जाने कितने लोग होंगे, तुम अकेले जाकर फंस जाओगी वहां पर। सेरा बहुत ही टेंशन में होती है कि कहीं वो विनी को कुछ कर ना दे। तो डॉन उसको पहले शांत करके कहता है कि देखो कुछ नहीं होगा, हमें समझदारी से काम लेना होगा। बिल्डिंग के अंदर दिखाते हैं कि वो गैंग विनी को यहाँ इसलिए लेकर आया क्योंकि शियोमी ने इन लोगों से बहुत सारा नशीला पदार्थ खरीदा था और पैसे भी लिए थे। उसने इनका उधार नहीं चुकाया और इसीलिए वो उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी विनी को उठाकर लेकर आ गए। विनी फिर अपना बैग खोलकर उन्हें कुछ पैसे दे देती है। तो वो कहते हैं कि इन पैसों से सिर्फ ढेर सारे 5 स्टार चॉकलेट्स खरीदे जा सकते हैं, नशीले पदार्थ नहीं मेरी जान। शियोमी ने हमसे बहुत माल लिया है पर एक भी बार पैसे नहीं दिए, उधार पे उधार लिया और फिर उधार पे ब्याज भी तो होता है, वो सब मिलाकर बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्या तुम दे पाओगी? और दोगी भी तो कैसे? तो विनी कहती है मेरा भाई पुलिस ऑफिसर है, उससे पैसे मांग कर दे दूंगी, हमें छोड़ दीजिए। वो हंसते हैं कि तुम्हारा भाई भी है क्या? तुम खुद ऑर्फनेज में पली बड़ी हो और हमें चूना लगाने की कोशिश कर रही हो। ये कहकर वो विनी को बहुत मारते हैं और उसे बांध के रखते हैं। इसी बीच कोई दरवाजा नॉक करता है तो ये लोग चौंक जाते हैं कि इस जगह पे कौन आया। 2 आदमी दरवाजे पे जाते हैं तो वहाँ डॉन हेलमेट पहनकर खड़ा होता है और कहता है कि सर आपके लिए एक डिलीवरी है। वो डॉन को अंदर अलाउ करते हैं और पूछते हैं कि डिलीवरी किसने भेजी है, हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था। डॉन कहता है कि पर एड्रेस तो यही दिया है, चलो जो कुछ भी हमें दे दो। ये कहकर वो आइटम ले लेते हैं तो डॉन उसे छीनने के बहाने उस पर अटैक कर देता है। तभी सेरा दूसरे रास्ते से अंदर आ जाती है। फिर ये लोग उस जगह पे स्मोक ग्रेनेड डाल देते हैं। डॉन बड़ी मुश्किल से उस गैंग से खूब लड़ता भी है, पर आखिर में उस गैंग का लीडर विनी के गले में चाकू दबा देता है और कहता है सुनो, अगर एक भी मार और पड़ी तो इसका गला काट दूंगा। डॉन फिर लड़ना बंद कर देता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन डॉन ठहरा पक्की प्लानिंग वाला आदमी, वो बिना किसी तगड़े प्लान के तो यहाँ पर आने वाला नहीं था। वो कहता है कि अब प्लान भी शुरू होगा। ये सुनकर गाड़ी में बैठा फ्रेड
मन में सोच लेता है कि अब मैदान में उतरने की मेरी बारी है। तभी पुलिस सायरन को सुनकर गैंग के आदमी चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है? डॉन कहता है कि और नहीं तो क्या, बिना इन्फॉर्मेशन के आज तक कभी पुलिस कहीं पहुंची है क्या? और तब दरवाजा खुलता है और वहां पर कमांडो जैसी किसी कॉस्ट्यूम में खड़ा होता है फ्रेड। उसके पीछे कई आदमी होते हैं। इन लोगों पर कई सारे गन्स के लेजर पड़ जाते हैं तो ये घबरा जाते हैं कि पूरा फोर्स आ गया। वो विनी को भी उठाकर बाहर भाग जाते हैं, लेकिन बाहर जाकर पता चलता है कि यहाँ कोई फोर्स नहीं बल्कि वो सारे गद्दे के बने कटआउट्स थे जिन्हें देखकर ये लोग धोखा खा गए। वो जल्दी से फिर गाड़ी में निकल जाते हैं। जब डॉन बाहर आता है ना तो पता चलता है कि वो लोग डॉन की गाड़ी की चाबी लेकर चले गए थे। सेरा उनकी गाड़ी के पीछे भागती है और डॉन सेरा के पीछे, पर ये फ्रेड बिना चाबी की गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। अब सेरा एक ऊंची जगह जाकर अपना सुपर पावर यूज करती है और देखती है कि उस गैंग की गाड़ी कहाँ जा रही है, और वो जितना ज्यादा ध्यान देती उतना ज्यादा उसको दर्द होने लग जाता, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करेगी तो शायद बेहोश होने का खतरा है। वो लगभग बेहोश होकर गिरने वाली होती है कि डॉन उसको देख लेता है। इतने में वहां पर एक गाड़ी आ जाती है, लेकिन डॉन तभी जल्दी से आकर उसे बचा लेता है। सेरा बाल बाल बच गई थी। डॉन वैसे बहुत घबरा गया था और पूछता है तुम्हें क्या हुआ? और इसी के साथ गुड जॉब का ये पार्ट 3 होता है खत्म। कहानी दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एक भी पार्ट मिस मत कीजिए और ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आने वाले पार्ट्स में हम देखेंगे कि वो नेकलेस किसके पास है, केनेथ का इस नेकलेस के साथ क्या कनेक्शन है, मिडा का बॉयफ्रेंड कौन है, और इन सारे सवालों के जवाब डॉन और सेरा कैसे पता लगाएंगे। इसीलिए सुपर सीरीज को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी को देखकर मजा आ जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।